नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो वीडियो है वो स्पेशल वीडियो है। और स्पेशल वीडियो इसलिए है क्योंकि ये एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर एक वीडियो वॉच पर भी बनाइए। तो आज का वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा वॉच पर आधारित। दोस्तों देखिए, वॉच वैसे एक साधारण सी चीज है, ज्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत इसमें नहीं है। सीधा सा हिसाब किताब रहता है वॉच का कि जो क्रिया होती है वो किस आधार पर है ये बताने के लिए ये जो चीज बताती है उसे हम कहते हैं वॉच। मैंने क्या बोला कि क्रिया जो रहेगी वो किस हिसाब से है, मतलब क्या कर्ता के हिसाब से है, कर्म के हिसाब से है या भाव के हिसाब से है। ये चीज जो बताता है उसे ही क्या कहते हैं, हम वाच्य कहते हैं। क्रिया का रूप हमें पता चलता है कि किस रूप में प्रयोग की गई है। दिए गए वाक्य में क्रिया जो है कर्ता के हिसाब से है या क्रिया कर्म के हिसाब से है या क्रिया भाव के हिसाब से है, ये बात हमें पता चलती है किससे, वाच्य से। इनके प्रकारों के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि क्रिया जो है वो तीन से संबंध बना के चलेगी। पहला तो होगा कर्तृवाच्य, दूसरा होगा कर्मवाच्य और तीसरा होगा हमारा भाववाच्य। क्या होगा तीसरा? भाववाच्य। ये हो जाते हैं तीन प्रकार। सीधा सा मतलब है कि देखिए, क्रिया का संबंध कहां से होगा, कर्ता से होगा तो कर्तवाच्य होगा। क्रिया का संबंध कर्म से होगा तो कर्मवाच्य होगा और क्रिया का संबंध भाव से होगा तो भाववाच्य होगा। ये थी साधारण सी बात। अब हम देखते हैं इनको एक एक करके, इनके एग्जांपल्स देखेंगे और इनको समझेंगे कि किस प्रकार से इनका संबंध कर्ता से है या किस प्रकार से इनका संबंध कर्म से है। और हाँ, एक बात और मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि जब हम क्रिया इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो उनका लिंग का निर्धारण होगा या जो वचन अपन प्रयोग करेंगे वो कौन डिसाइड करेगा? तो यहाँ पर कर्ता डिसाइड करेगा, यहाँ पर कर्म डिसाइड करेगा और यहाँ पर भाव डिसाइड करेगा। जो क्रिया होगी वो किसके हिसाब से होगी? कर्ता के हिसाब से होगी, कर्म के हिसाब से होगी और भाव के हिसाब से होगी। देखिए क्या होता है, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो, हम एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। यहां पर क्या होगा? कृतवाच्य होगा। अब देखते हैं हम इसके आगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? कृतवाच्य। देखिए, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो हम क्रिया का प्रयोग करेंगे वो किसके हिसाब से होगी? वो होगी कर्ता के हिसाब से। क्रिया में जो परिवर्तन होंगे वो किसके हिसाब से होंगे? कर्ता के हिसाब से होंगे। इसमें जो भी परिवर्तन होंगे, जैसे मान लीजिए लिंग या वचन का जो प्रयोग होगा वो किसके हिसाब से होगा? कर्ता के हिसाब से होगा। अब देखिए, ध्यान से समझिए एग्जांपल के माध्यम से। मान लीजिए लिखा हुआ है उदाहरण, राजू पुस्तक पढ़ता है। क्या लिखा हुआ है? राजू पुस्तक पढ़ता है। तो अब देखिए, ये क्या हो गया हमारा? कर्ता। क्रिया क्या है? ये आपकी क्रिया है।
और ये क्या है, ये कर्म है। इससे हमें फिलहाल कोई नहीं लेना देना। मैंने क्या बोला था कि कृतवाच्य में क्या होगा, जो क्रिया होगी वो किसके हिसाब से होगी, कर्ता के हिसाब से होगी। मतलब कहने का ये है कि ये क्या है, पुल्लिंग है, तो यहां पर क्रिया भी कैसी ली हमने, पुल्लिंग क्रिया ली है हमने। यदि मान लीजिए यहां पर हम किसी स्त्रीलिंग का नाम ले लेते तो हमें क्रिया में क्या करना पड़ता, बदलाव करना पड़ता, किसके हिसाब से, कर्ता के हिसाब से। तो जैसा मैंने बताया था कि कृतवाच्य में क्या होता है कि क्रिया कर्ता के हिसाब से चलती है, क्रिया में जो परिवर्तन होंगे वो किसके हिसाब से होंगे, कर्ता के हिसाब से होंगे। जैसा कि इस उदाहरण में हमने क्या किया है, कर्ता लिया है पुल्लिंग, तो हमने क्रिया भी कैसी ली है, पुल्लिंग ही ली है। इसको एक दूसरे एग्जांपल से और समझेंगे हम। मान लीजिए हमको एक और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण मान लीजिए मैं ले लूं कि रवीना अखबार पढ़ती है। इस एग्जाम्पल से आपको ये बात एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर जो कर्ता है हमारा वो क्या है, वो क्या है, स्त्रीलिंग दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहां पर जो हमने क्रिया इस्तेमाल की है वो भी कैसी दिखाई दे रही है, स्त्रीलिंग दिखाई दे रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि कृतवाच्य में क्रिया जो चलेगी वो किसके हिसाब से चलेगी, कर्ता के हिसाब से। जैसा मान लीजिए इस उदाहरण में हमने देखा है कि रवीना एक लड़की है, तो हमने क्रिया किस हिसाब से रखी है, उस रवीना के हिसाब से रखी है। हम ये नहीं कर सकते कि रवीना अखबार पढ़ता है, ये हो जाएगा गलत। वाकई अशुद्धियां जब होती हैं तो इस प्रकार के चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया पहला प्रकार, कृतवाच्य। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है हमारा कर्मवाच्य। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि अब इसमें क्रिया में परिवर्तन किसके हिसाब से होगा, क्रिया किस पे डिपेंड करेगी, तो क्रिया करेगी भाई कर्म पे डिपेंड। कर्म क्या होता है ये हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, एक बार फिर देखेंगे हम। सीधा एग्जांपल पे चलते हैं अपन, एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता है। मान लीजिए राकेश से पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या लिखा मैंने, राकेश से पुस्तक पढ़ी जाती है, ये मान लीजिए हमारा एग्जांपल था। अब देखिए जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं, तो प्रधान क्या होगा इसमें, कर्म होगा। दूसरी चीज मैंने बताया कि क्रिया में परिवर्तन किसके हिसाब से होंगे भाई, कर्म के हिसाब से होंगे। अब देखिए यहां हमें कर्ता से कोई लेना देना नहीं है, स्पष्ट समझ में आ रहा है कि क्रिया जो लगी हुई है वो कर्ता के हिसाब से तो नहीं लगी है। क्योंकि हमने पिछले एग्जाम्पल जो देखे थे, हमने देखा था तो उसमें क्या था, रवीना के हिसाब से हमने क्रिया लिखी थी कि अखबार पढ़ती है, रवीना स्त्रीलिंग थी तो हमने क्रिया भी स्त्रीलिंग में प्रयोग की थी। पर यहां पर राकेश क्या है, पुल्लिंग है, और क्रिया हमारी क्या दिख रही है, हमें स्त्रीलिंग दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि यहां पर क्या है, कर्मवाच्य है, और कर्म क्या है हमारा, पुस्तक है, और पुस्तक क्या है, पुस्तक है हमारी स्त्रीलिंग। पुस्तक क्या है हमारी, स्त्रीलिंग है। इसीलिए क्रिया जो है वो हमने कैसी रखी है,
क्रिया भी कैसी ली है हमने, स्त्रीलिंग। कैसी ली है हमने क्रिया, स्त्रीलिंग ही ली है। समझ में आई बात। क्या होगा कि देखिए पहले हमने क्या किया था, जब कर्ता का संबंध था क्रिया से, तो जो क्रिया थी वो किसके हिसाब से चल रही थी, कर्ता के हिसाब से चल रही थी। अब चूंकि कर्मवाच्य हम पढ़ रहे हैं तो डिपेंड किस पे कर रही है, कर्म पे डिपेंड कर रही है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कई बार पढ़ाते हुए थोड़ी थोड़ी सी गलतियां हो जाती है लिखने में, तो इसको आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। क्या होता है कि जब पढ़ाने के फ्लो में टीचर होता है तो फिर वो छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं रखता है। तो देखिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा सुमन से अखबार पढ़ा जाता है। ये मान लीजिए हमने एग्जांपल लिखा। क्या लिखा, सुमन से अखबार पढ़ा जाता है। तो अब देखिए कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में डिफरेंस मैं बता रहा हूं कि यहां पर क्या दिख रहा है, हमें कर्ता दिख रहा है। अब अगर आप देखें तो यहां क्या है, भाई यहां तो स्त्रीलिंग दिख रहा है और हमें क्या देखना है, हमें क्रिया देखना है। तो क्रिया कैसे इस्तेमाल की है, क्रिया तो भाई पुल्लिंग दिख रही है और कर्ता जो है वो स्त्रीलिंग दिख रहा है। तो क्या होगा, तो ये कृतवाच्य तो कैसे ही नहीं होगा। कर्म क्या दिख रहा है हमें, कर्म तो भाई हमें पुल्लिंग दिख रहा है, पुल्लिंग दिख रहा है। और क्रिया कैसी दिख रही है, क्रिया भी हमें पुल्लिंग दिख रही है। अब देखो क्या पता चल गया हमें, भाई कर्म और क्रिया दोनों पुल्लिंग में है, यानी कि क्या हो रहा है, कर्म के हिसाब से क्रिया में बदलाव हो रहा है। तो हम पहचान जाएंगे कि भाई वाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य है। ये बस एक तरीका है जिससे आप वाच्य को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये दोनों आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हमारा आखिरी वाच्य, जिसको हम क्या कहते हैं, भाववाच्य। तीसरा क्या है हमारा, भाववाच्य। क्रिया जो होगी किस हिसाब से चलेगी भाई, क्रिया चलेगी हमारी अब भाव के हिसाब से चलेगी। अब ना तो कर्ता से हमें लेना देना है कुछ और ना ही हमें कर्म से लेना देना है। अब हमें लेना देना किससे है, भाव से है। या फिर हम यूं कहें कि जहां पर क्रिया ना तो कर्ता के हिसाब से परिवर्तित हो और ना कर्म के हिसाब से परिवर्तित हो, वहां पर भाववाच्य होगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि किस प्रकार के एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो देखिए, उससे चला भी नहीं जाता। ये हो गया हमारा उदाहरण। क्या लिखा हमने, उससे चला भी नहीं जाता। तो अब देखिए, अब अगर जो फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं कि भाई कर्म यहाँ है, कर्ता है, तो अब देखिए इस एग्जाम्पल को आप देखें तो आपको स्पष्ट भावनाएं पता चल रही हैं कि कोई व्यक्ति है जो क्या कर नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। एक हमें भाव पता चल रहा है कि क्या हो गया है, उसके साथ कोई समस्या है या थक गया है या जो भी हो, वो क्या चल नहीं पा रहा है। एक हमें भावनाओं के बारे में जानकारी मिल रही है और उसी के हिसाब से क्या करते हैं, क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि जहां आपको कृत और कर्म दोनों दिखाई ना दे, वहां पर संभावना ज्यादा किसकी होगी, भाव की। और भाववाच्य तो दोस्तों ऐसा है कि स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर भाववाच्य ही होगा। देखिए एक आधा एग्जांपल और देख लीजिए और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए राजू से चला नहीं जाता। अब हमने क्या किया है, थोड़ा सा कर्ता में परिवर्तन कर दिया, राजू से चला नहीं जाता। यहां पर भी बात वही है कि देखिए
क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से दिख रहा है ना कर्म से दिख रहा है, संबंध सीधा किससे है? भाव से है। आ रही बात समझ में कि यहां पर ना तो हमें कर्ता से लेना देना है और ना क्रिया से लेना देना है, ठीक, हमें किससे लेना देना है? भाव से। हमें इस वाक्य से स्पष्ट उसके भाव पता चल रहे हैं कि यार उसकी स्थिति ठीक नहीं है, वो चल नहीं पा रहा है या थक गया है या जो भी कारण उसका रहा हो, यहां से हमें उसके भाव के बारे में पता चलता है कि यार वो स्थिति में ठीक नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाववाच्य से हमें सिर्फ पता चलेगा किसका? भाव का, और क्रिया भी किसके हिसाब से होगी? भाव के हिसाब से चलेगी। और जैसा कि हमने कृत और कर्मवाच्य को देखा, दोनों में क्या था? कृतवाच्य में जो हमने इस्तेमाल किए थे क्रिया, वो कर्ता के हिसाब से थी, और कर्मवाच्य में जो क्रियाएं हमने इस्तेमाल की वो कर्म के हिसाब से की। क्रिया में अगर लिंग के हिसाब से परिवर्तन किया, यदि कर्ता के हिसाब से परिवर्तन किया तो कृतवाच्य हो जाएगा, और यदि कर्म के हिसाब से किया तो कर्मवाच्य हो जाएगा। और यदि इन दोनों से न होकर के हमें किसी प्रकार के भाव अगर किसी वाक्य में देखने को मिलते हैं तो वहां पर जो वाच्य होगा वो हमारा हो जाएगा भाववाच्य। तो दोस्तों देखिए, ये था भाववाच्य। जितने भी टॉपिक्स हम कवर करते जा रहे हैं, जैसे ही हमें लगेगा कि हम सिलेबस लगभग खत्म कर चुके हैं, हिंदी ग्रामर लगभग पूरी हो चुकी है, उसके बाद हम प्रत्येक टॉपिक के आपको टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, और टॉपिक खत्म होने के बाद सारे सिलेबस के हिसाब से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं उनकी टेस्ट सीरीज हम लगाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।